संघ की कार्यपालिका, और इसमें हम लोग का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट से संबंधित हम लोग क्या क्या बातों को समझ लिए। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ये किस आर्टिकल में है? बोलिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसकी चर्चा जो है किस आर्टिकल में है? या कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, ये किस आर्टिकल में है? 53 में। कल दोनों पॉइंट ये लिखे थे हम लोग, है ना। 53 में 52 से 61 में आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। 52 आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति की पद की चर्चा है आर्टिकल 52 में। 53 ये बोलता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं, प्रधान होते हैं, और ये व्यवहारिक रूप से नहीं, कोई औपचारिक रूप से नहीं, संवैधानिक रूप से ये क्या होते हैं, मेन मुखिया होते हैं, है ना। इसके बाद अगर क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो वो 54 में। निर्वाचन कोटा इलेक्शन का वोट वैल्यू जो होता है उसकी चर्चा किस में है? 55 में, है ना। उनका कार्यकाल की चर्चा किस में है? 56 में, है ना। दोबारा निर्वाचन की चर्चा है 57 में। योग्यता की चर्चा है 58 में। दशा कंडीशन की चर्चा है 59 में, 59 में। और उनका शपथ जो है वो किस में है? 60 में। और महाभियोग जो इम्पीचमेंट है वो किस में है? 61 में। और राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां की चर्चा जो है वो आर्टिकल क्या है? 62 में है ना। तो हम लोग कल देखेंगे कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं? वोट देते हैं। इसके अलावे अब वर्तमान में पुडुचेरी या पांडिचेरी और दिल्ली के विधानसभा के सीट भी जो है, क्योंकि ये दोनों में विधानसभा है ना, तो इसलिए ये भी लोग जाते हैं मतदान करते हैं। और इनका जो चुनाव होता है वो समानुपातिक, मतलब अनुपातिक पद्धति के द्वारा वो किया जाता है। और वो जो होता है प्रिफरेबल वोट होता है ना, जिसको कहते हैं, इनका जो वोट कहा जाता है वो कहा जाता है समानुपातिक पद्धति के द्वारा दिया जाता है ना। वो लाइन को अभी हम लिखेंगे और तब बचा कर आपको इसको बता रहे हैं, है ना। लिखोगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसको कहा जाता है सिंगल प्रिफरेबल वोट, सिंगल प्रिफरेबल वोट। सिंगल प्रिफरेबल वोट, सिंगल प्रिफरेबल वोट ये होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुसमानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा दिया जाता है। अब बोलोगे कैसे? कल आप लोगों को बताए थे ना। जैसे मान लो एक ए उम्मीदवार है, एक बी उम्मीदवार है, एक सी उम्मीदवार है और एक आपका डी उम्मीदवार है, ठीक ना। ये चार उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए क्या है? इनके पास ऐसी एबिलिटी है जिसके तहत जो है अब इनको वोट किया जाएगा।
इनको चूज करना है, इनको चूज करना है, इनको चूज करना है, इनको चूज करना है। अब इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जितने भी राज्यों में विधानसभा है, उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे, वोट करेंगे। अब ये समानुपातिक जो है इक्वलिटी देखते हुए देखा जाएगा कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी के हैं। अगर ये अच्छे हैं तो 1 नंबर पर रखेंगे, ढेर ज्यादा मतलब थोड़ा सा मतलब ज्यादा बुरे हैं तो 4 नंबर पर रखेंगे, थोड़े अच्छे हैं थोड़े बुरे हैं तो उनको 2 नंबर पर। नहीं होता है, जैसे कल भी आपको बताया गया था कि ये सबसे 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर, लेकिन यहाँ 4 ही है उम्मीदवार। तो यहाँ पर जो वोट होगा, यहाँ पर वोट होगा तो सबसे पहले मान लो कि ए नंबर है ना। ए नंबर में आपको ये ध्यान देना है कि ये व्यक्ति को कितने नंबर पर रखना है, तो ये व्यक्ति 3 नंबर वाले व्यक्ति है, ये व्यक्ति 2 नंबर के हैं, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर है ना। ये अब की बार जो है, अब की जो उम्मीदवार आया वो देखा कि नहीं नहीं ये ए नंबर जो है ये सबसे खराब है, ये 4 नंबर पर रखो, इसको 3 नंबर पर रखो, इसको 2 नंबर पर, इसको 1 नंबर पर। आया वो कहा कि नहीं नहीं जो फर्स्ट है वही बेस्ट है, और ये सेकंड भी वैसे 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है। फिर कोई आया तो अब जो है इसको बोला कि नहीं नहीं ये जो है 2 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है। कोई आया 3 नंबर बोला, 2 नंबर बोला, 1 नंबर बोला और 4 नंबर बोला। ऐसे ये क्या होगा, वोट होगा। ये तो सेम सेम हो गया है ना। इसको 4 2 3 1 ऐसे मान लो, ऐसे ये वोट होगा। अब इनकी क्या होगी कि जो 4 यहां पर दिखाया गया है कैंडिडेट, ये 4 के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनगणना, फर्स्ट गणना होगा, सेकंड गणना होगा, थर्ड गणना होगा और फोर्थ गणना होगा। अब देखा जाएगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिसको 1 नंबर पर रखा गया है। जैसे जब इन लोगों को काउंट किया जाएगा, अब ये हमारा काम नहीं है, आपका भी काम नहीं है, ये किसका है, तो ये इंटरनल चीजें हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है ना। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष मत से होता है, कि हम लोग वोट नहीं करते हैं, है ना। राष्ट्रपति कभी आपको ये नहीं देखेंगे आपको कि राष्ट्रपति की ये सिंबल है, अब की बार ये प्रणब मुखर्जी की सरकार, या अब की बार जो है द्रौपदी मुर्मू की सरकार, ये हम लोग नहीं बोल पाते हैं। सीधा हम लोग समझते हैं ये कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति अब बन गए हैं। कैसे बने, क्या है, वो इंटरनल चीजें हैं, लेकिन आप समझ लो, बस ये ध्यान देना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं इसमें सिंगल प्रिफरेबल वोट कराई जाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। अब जब काउंटिंग होगा तो इस काउंटिंग में क्या देखा जाएगा कि 1 नंबर वाले व्यक्ति जो है ये कितने हैं, फर्स्ट वाले में 1 नंबर पर जो है 1 नंबर एक ही है केवल, इसमें भी देखा गया, इसमें भी एक ही है, इसमें देखा गया एक है, इसमें देखा गया क्या है, 2 है। तो संभावित सी बात है, आपको लग रहा है कि इसमें ये जीत रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब देखा जाएगा कि दूसरा मतगणना जब होगा, दूसरा गणना होगा तो 2 नंबर वाला देखा जाएगा, तो 2 नंबर वाला एक है ना। 2 नंबर वाला क्या है, एक है। यहाँ ये देखोगे 2 है, यहाँ देखोगे तो ये एक ही है, और यहाँ देखोगे तो ये तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके ये 4 जो जब है 4 उम्मीदवार, तो 4 जगह पर यहाँ क्या किया जाएगा, चौथा गणना किया जाएगा। जो हार जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये 3 आ गया, तो एक ये जो आया ना ये क्या हो गया, हार गया। मान लो कि अगर यहाँ ये 4 आता, ये 3 आता, ये 2 आता, ये एक तो है ही, ये 2 आता, तो ये व्यक्ति हार गया। अब इसके वोट को लेकर समानुपातिक पद्धति के द्वारा ये लोग बांट लेंगे। जो वोट होता है, मान लो 4 उम्मीदवार, मान लो कि आप लोग 5 लोग, ये 3 लोग हैं, तो ये 3 लोगों पर क्या हुआ, उम्मीदवार है आप लोग राष्ट्रपति। अगर आप हार गए ना, तो आपके वोट को उठाकर इन दोनों में इक्वलिटी करके क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर ये हार जाएगा तो इसके मत को उठाकर इसमें क्या किया जाएगा, इक्वल करके बांट दिया जाएगा। अब यहीं पर जो आपको लग रहा है ना कि ये चीजें क्या हो गई, जीत गई, तो ए उम्मीदवार क्या होगा, जीत जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, है ना। यहाँ पर ये देखना, एक लाइन आपका और लिखना होगा, नोट पॉइंट में लिख लेना। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष होता है केवल लिख लेना, ठीक ना। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनाव किसका होता है, तो प्रधानमंत्री का, है ना। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन राष्ट्रपति को पता ही नहीं चलता है कि कौन राष्ट्रपति बनने वाले हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे, अगला पॉइंट में ये लिखना है, राष्ट्रपति पद हेतु राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, मतलब यह है कि 50 सदस्य प्रस्ताव को रखते हैं और 50 सदस्य उस प्रस्तावक का अनुमोदक करते हैं, मतलब उसको, उसके लिए मतलब समर्थन देते हैं कि हाँ ये चीजें जो आप बोल रहे हो वो क्या है, सही है। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य क्या होते हैं, प्रस्तावक, और 50 सदस्य क्या होता है, अनुमोदक होते हैं। यानी कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव को रखते हैं और 50 सदस्य जो है उस प्रस्ताव का क्या है, समर्थन देते हैं। अगर इसका मतलब नहीं समझ में आएगा तो यहां लिख लेना, यानी 50 सदस्य 50 सदस्य प्रस्ताव को रखते हैं, प्रस्ताव को रखते हैं और 50 सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन करते हैं। 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। ये प्रस्तावक का मतलब ये हुआ जो प्रस्ताव को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, और उस प्रस्ताव को समर्थन देने वाले 50 लोग। ये दोनों बात एक ही है, बस इसका मतलब समझाया गया है। यानी 50 सदस्य प्रस्ताव को रखते हैं और 50 सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन देते हैं। यानी 50 सदस्य जो है इसके समर्थन देते हैं और 50 सदस्य प्रस्ताव को क्या करते हैं, रखते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताना कि एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बनने योग्य होते हैं, या कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितनों बार, या 3 बार, या 4 बार, या 2 बार, या केवल 1 बार। एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं? जैसे प्रणब मुखर्जी 1 बार बन गए हैं, और क्या बन सकते हैं? नहीं, नहीं पता है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अगला पॉइंट में लिखोगे, एक व्यक्ति चाहे जितने बार भारत के राष्ट्रपति
कह रहा है कि एक व्यक्ति चाहे जितने बार भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ, ये होनी चाहिए, इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, 35 बरस एज होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने लायक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। तब जाकर ये राष्ट्रपति क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। चाहे वो एक व्यक्ति कितने हो बार राष्ट्रपति, लेकिन याद रखना अमेरिका में एक या दो ही बार है, 2 बार है अमेरिका में। अमेरिका में कितने बार है? 2 बार है। 2 बार के बाद नहीं बन सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे हम लोग, लिखेंगे यदि राष्ट्रपति यदि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन विवादास्पद हो, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब इलेक्शन विवादास्पद हो, तो इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति की जो इलेक्शन हो रही है उस राष्ट्रपति का निर्वाचन में विवादास्पद हो, मतलब विवाद हो, कोई हो नहीं होता है विवाद जमीन वाला हो, जमीन में कहीं का विवाद वाला जमीन मिल जाता है ना, तो फिर उसका केस चलने लगता है, पता चलता है कि वो जमीन तो पहले ही बिक गया था और फिर दूसरे कस्टमर्स को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, ये बहुत ज्यादा होता है ना। तो कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन विवादास्पद हो तो इस विवाद का निपटारा कहाँ किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, न कि हाई कोर्ट में, है ना। चलिए अगले लाइन में लिखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, अगला पॉइंट में लिखोगे राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब टेन्योर 5 वर्ष का होता है। लेकिन लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो अपने इच्छानुसार उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल ये किस आर्टिकल में है, ये तो ऑलरेडी आप लिख लिए हो। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल ये अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है तो क्या है, बोलो। 53। राष्ट्रपति का कार्यकाल 53 में है, 53 में है, 56 में है, 56 में है।
पकानी कोका दुयोदशम, याद नहीं हुआ क्या? इतनी छोटी सी टॉपिक आप लोगों को हो सकता है ये थोड़ा सा फनी टाइप का लग रहा होगा, मजाकिया टाइप का लग रहा हो, इम्पोर्टेंट है। जो बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है। रकानी कायोसस हो सकता है थोड़ा फनी लगे, लेकिन ये राज्यपाल का ट्रिक है। रकानी कायोसस ये राज्यपाल का ट्रिक है। वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी बताया जाएगा। राष्ट्रपति का पकानी को का द्विदशम, प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, ई से इलेक्शन निर्वाचन, उसके बाद निर्वाचन कोटा, को से कोटा, का से कार्यकाल टेन्योर, दुयोदशम, दू से दोबारा निर्वाचन री इलेक्शन, यो से योग्यता एबिलिटी, दस से दशा मतलब कंडीशन, स से शपथ ओथ, और म से महाभियोग। ये याद रखना 52 से 61 है ना। तो ये आर्टिकल किस में है? 56 में है। ये लाइन को कंप्लीट करना है आपको। अगर राष्ट्रपति कहीं नहीं मतलब देश से बाहर है, या राष्ट्रपति अपने कार्यशैली को करने में असमर्थ है, तो उनके अनुपस्थिति में उनके कार्यशैली को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। देखो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम भी करते हैं, और राष्ट्रपति जब अपने पद को छोड़ते हैं तो वो त्याग पत्र भी किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि राष्ट्रपति जब त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद छोड़ने वाले हैं? समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो हम ही जूनियर टीचर हैं, है ना, एक हमारे सीनियर टीचर हैं, या हम ही मान लो सीनियर हैं, एक जूनियर है ना। हम भी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं आपको, और वो भी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं अपने उपस्थिति में। लेकिन अगर हम एक गांव चले गए या कहीं चले गए, ठीक ना, तो मेरी अनुपस्थिति में उनके कार्यशैली कौन करेगा? वो करेंगे। लेकिन वो जाकर किसको बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति पद छोड़ने वाले हैं, राष्ट्रपति हमें त्याग पत्र दे रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल भी में सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न कर दिया, घुमा दिया, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया आपसे कि राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं? तो क्या बोलोगे? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, है ना, कि राष्ट्रपति पद को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। अगला पॉइंट में ये लिखना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, है ना, अब्सेंटिंग में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनके कार्यशैली को, इनके कार्यशैली, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की अब्सेंटिंग में इनके कार्यशैली उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद यहां ध्यान देना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र, प्रेसिडेंट जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। यहां पर एक लाइन आपको और सुनना क्या है, समझना क्या है, कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना
इस त्याग पत्र की सूचना किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। चलिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। इसके बाद ध्यान देना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, देखो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य, मतलब जो राष्ट्रपति के रूप में ये काम किए हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनका पेमेंट है ना, मतलब जो वेतन होगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य, मतलब जो राष्ट्रपति करेंगे ये पेमेंट, समझो मेरे बातों को समझो, हम क्या कहना चाह रहा है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या काम किए हैं? तो राष्ट्रपति का काम किए। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य, लेकिन उपराष्ट्रपति तो है नहीं, उपराष्ट्रपति तो नहीं रहा बन के किए काम, क्या बन के किए? राष्ट्रपति। तो कह रहा है कि ये पेमेंट, मतलब ये वेतन राष्ट्रपति का ही दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब समझ गए? जैसे मान लो कि हम इतने पैसे ले रहे हैं, मान लो कि हम 200 रुपया ले रहे हैं, है ना, और वो जो मेरे जूनियर है वो 100 रुपया ले रहे हैं, लेकिन जब हम हट जाएंगे और मेरे कार्यशैली को करेंगे तो क्या वो 100 रुपया लेंगे कि 200 रुपया लेंगे? क्योंकि काम किसका किए हैं? राष्ट्रपति। तो वो ये पॉइंट देखना क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्य क्या किए हैं? तो राष्ट्रपति का कार्य किए हैं। किसका कार्य किया है? राष्ट्रपति का। तो ये पेमेंट वेतन राष्ट्रपति का ही दिया जाएगा। हाँ, मतलब यहां लिख लो राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन जो होता है पेमेंट, वो कितना है? 5 लाख। ठीक ना? उपराष्ट्रपति का वेतन मतलब पेमेंट कितना है? 4 लाख। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का पेमेंट जो है वेतन है 5 लाख और उपराष्ट्रपति का पेमेंट कितना है? 4 लाख। तो अब ध्यान देना कि राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य जो किया जाएगा वो राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य किए हैं, इसलिए पेमेंट उनको उपराष्ट्रपति वाला न देकर क्या दिया जाएगा? राष्ट्रपति वाला दिया जाएगा। इतनी सारी बातें हो गई। अब राष्ट्रपति पद से हटेंगे कैसे? त्यागपत्र देंगे। अच्छा, किसको, मतलब अब देखें कि राष्ट्रपति जी त्यागपत्र दे दिए, हटना चाह रहे, नहीं, अभी उपराष्ट्रपति हट गए। जगदीप धनखड़ जो आपके राजस्थान के ही हैं, जगदीप धनखड़ जी
अभी उपराष्ट्रपति पद से हटे हैं, तो ये तो ऐसे ही मतलब इनको विचार लगा कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही है। जैसे सच्चे इंसान जो होते हैं ना, वो गलत चीज नहीं देख सकते। आप हमें पैसे दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो उस गलत में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसलिए लगेगा कि हम ये छोड़ दें, हम यहाँ आना ही बंद कर दें। ऐसे ही वो किए। अब जो भी चीजें हैं इंटरनल हम कुछ नहीं जानते, तो नहीं बोलना भी ठीक नहीं है, ठीक ना। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को भी पद नहीं छोड़ते हैं। राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के लिए इम्पीचमेंट आएगा, महाभियोग आएगा, और महाभियोग को ही आपको क्या है अच्छा से समझना है। अगला पॉइंट, ये हेडिंग देना आप लोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग का मतलब होता है उन्हें पद से हटाना। महाभियोग का मतलब होता है पद से हटाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिख लेना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक ना। और ये महाभियोग का जो मतलब होता है पद से हटाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट का मतलब होता है पोस्ट से हटाना, मतलब पद से हटाना। अब यहां समझना, उसके बाद लिखना। समझ जाओगे तो लिख लोगे। ये महाभियोग जो लगेगा राष्ट्रपति पर, ये दोनों सदन में से किसी एक सदन में से स्टार्ट हो सकता है। जैसे दो सदन हो गए, एक सदन आपका क्या हो गया लोकसभा, और एक सदन क्या हो गया राज्यसभा। मान लो कि लोकसभा में 545 सीट है और राज्यसभा में 245 सीट है। अधिकतम सीट इसमें 250 है और इसमें अधिकतम सीट 550 है। वो आगे हम लोग समझेंगे। ये मैक्सिमम सीट है। ये मैक्सिमम सीट है, ठीक ना। ये मैक्सिमम है और ये जो है वो है। अब यहां महाभियोग कैसे लगेगा, जब राष्ट्रपति को गलत ठहराना है, राष्ट्रपति को पद से हटाना है, राष्ट्रपति देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, है ना, उनका नजर दूसरे देश पर है ना, उनके दूसरे देश पर। अब मान लो कि देश पर नजर होने का मतलब राष्ट्रपति यहाँ से अगर मेल है और कहीं फीमेल जो प्रधानमंत्री है उस बगल के देश के बांग्लादेश का, उस पर इनकी नजर है, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर नजर है। मेल फीमेल मतलब हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो अगर ऐसा हो सकता है उस देश में गरीबी हो, प्याज लहसुन वहां नहीं है, कमी है, बोलेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है, बॉर्डर तो पार कराना है ना। नेपाल के प्रधानमंत्री को भेज दिए यहाँ से 10 ट्रक लहसुन, 10 ट्रक यहाँ से क्या है प्याज, या 50 ट्रक। 10 ट्रक से होगा क्या है, एक देश में 10 ट्रक आएगा तो क्या होगा, तो जयपुर वाले लोग ही खा जाएंगे। 10 ट्रक क्या है, कुछ नहीं है। मान लो कि 100 ट्रक भेज दिए, या कोई भी चीज, हम प्याज लहसुन नहीं, कोई भी कीमती चीज जो हमारा देश का है, हमारे देश का है, अगर दूसरे देश में जाएगा तो मेरे पास कमी होगी, जो चीजें कमी होगी वो चीज महंगा होगा। आपकी जो चीजें अगर जो देश में, मतलब सोना हमारे देश में कम हो रहा है तो महंगा है, आलू हमारे देश में ज्यादा हो रहा है तो क्या सस्ता है। अब आलू और सोना 1 रुपये में, मतलब 1 केजी सोना 1 केजी आलू थोड़े मिलाएंगे आप, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर वो चीजें यहां से प्रोवाइड करके वहां ही भेजे, दूसरा देश में भेज जाएगा, तो ये देश में क्या हो जाएगी, वो चीजें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उसकी महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप अगर ऐसे काम कर रहे हो, या अपने देश के हित में काम नहीं कर रहे हो, दूसरे देश के हित में आप काम कर रहे हो, दूसरे देश पर नजर है, आपके अपने व्यक्तियों पर क्या है नजर नहीं है, कौन सा बिल पास करनी है, कौन सी बिल खारिज करनी है, क्या चीजें लाना है, क्या चीज नहीं लेना है, क्या सेनाओं के लिए बातें करनी है, क्या नहीं करनी है, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। आप केवल बस सिंहासन पर बैठे हो, तो लोग क्या चाहेंगे, आपको पद से क्या करना, हटाना। क्या हमको कहने से हमें तो पता ही नहीं चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री जितना का सदन है,
लेकिन वो जनता का सदन नहीं है। तो राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है राष्ट्रपति जी क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी क्या वार्तालाप कर रहे हैं, किस चीज पर मीटिंग कर रहे हैं? कभी मीटिंग का आप देखे फोटो, राष्ट्रपति जी ये मीटिंग कर रहे हैं? राष्ट्रपति आप कब देखे होंगे राष्ट्रपति को कोई पुरस्कार देने वक्त, कि भारत रत्न देना है तो राष्ट्रपति जी दे रहे हैं, आप उस वक्त देखे होंगे। ये नहीं कि पार्लियामेंट में मीटिंग में राष्ट्रपति जी मीटिंग कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं समझेंगे आप। या कोई चीजों की शपथ किसी को दिलानी होती है तब राष्ट्रपति का काम होता है। समझ में आ रहा है ना? तो राष्ट्रपति अगर लगे कि उनको पद से हटाना है तो उसके लिए सदन में क्या करनी होगी, महाभियोग लानी होगी। और महाभियोग की प्रक्रिया ये किसी भी सदन में क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो लोअर हाउस हो या ये अपर हाउस हो। लोअर हाउस किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं लोकसभा को। और अपर हाउस मतलब उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को, है ना? इसमें बुजुर्ग लोग रहते हैं, इसमें नौजवान लोग रहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु सीमा 25 बरस है और इनकी न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 30 बरस है। अगर यहां से प्रक्रिया क्या होगी, लगेगी, तो ये याद रखना 545 व्यक्तियों का कितने सीट है, 545, है ना? ये 545 जो व्यक्ति है, 545 का 1/4, 545 का 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25% हुआ ना? अगर हम आपसे बोलेंगे कि 100 का 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25 हुआ ना? तो अगर आप ध्यान रखना, किसी एक सदन में 1/4 व्यक्ति मतलब 545 के 25% व्यक्ति का अगर साइन होगा, अगर सिग्नेचर होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगनी चाहिए, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। लगेगा नहीं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है लोगों को मन में, बस यही है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। कैसे इतने सारे कितने क्वेश्चन गलती किए हैं स्टूडेंट। 2/3 का मतलब होता है 66%। ये वोट जीतने की है। समझ में आ रहा है ना? अगर 50% अगर हमको लोग गलत ठहराएंगे तो क्या हम गलत हो जाएंगे क्या? नहीं। ये 50% जब गलत कहने वाले हैं तो 50% सही कहने वाले भी हैं। तो हमें गलत ठहराने के लिए 66% लोगों को क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अगर 545 यहाँ स्टूडेंट है तो 25% स्टूडेंट का जब साइन हो जाएगा, कि आप लोग नहीं होता है कोई साइन कर बताओ तो ये टीचर गलत है, गलत है तो साइन करो, इसको हटाना है साइन करो। अगर 25% साइन हो गया तो अब हमें हटना होगा। लेकिन हटने की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो उससे पहले हमें 14 दिन पहले बताना होगा कि सर आप पॉलिटी अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, हटाना पड़ेगा, आपको बिहार भेजा जाएगा, आप अब राजस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें 14 दिन पहले क्या होगा, बताना होगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि राष्ट्रपति आप पर महाभियोग लगने वाला है। महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है 1/4 से, लगती है 2/3 से। 25% साइन हो गया तो महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। लेकिन 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। 66% अगर लोग हमें गलत बोलेंगे तो हम यहां से महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। और जैसे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये पद से हट जाएंगे? नहीं। अब ये क्या करेंगे कि एक घर से ये फिर दूसरे घर जाएंगे। कहां जाएंगे? दूसरे घर। और ये घर है बुजुर्गों का सदन। ये तो कभी भी भंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। लोकसभा में कभी भी भंग हो सकता है। प्रधानमंत्री हट जाएंगे, प्रधानमंत्री की चुनाव कराना पड़ेगा, लोकसभा भंग हो गया, चुनाव कराओ, ये सब चीजें होती रहती है। लेकिन जैसे ही राज्यसभा में आएगा तो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहां भी अगर 1/4 का साइन हो गया तो ये महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन 2/3 बहुमत अगर मिल गया तो यहां भी आपको क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया लग जाएगी। लेकिन अगर यहां मान लो कि 2/3 बहुमत मतलब 66% न होकर यहां 50% ही बहुमत मिला, तो ये ध्यान रखना कभी भी ये चीजें फिर सब ठीक हो जाएगा। अगर 50% ही राज्यसभा के लोग हमें साबित कर पाए कि हम अच्छे नहीं हैं और 50% लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, तो महाभियोग लगेगी क्या? नहीं लगेगी। फिर से ये दोनों सदन का मुखिया होंगे और महाभियोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन
अगर यहाँ 66% भी लोग बोल देंगे कि ये चीजें क्या है, इनके लिए गलत है, तो इनको पद से क्या होगा, हटना पड़ेगा। और जब पद से हटना पड़ेगा तो क्या तुरंत हट जाएंगे? ये कब तक पद पर बने रहेंगे? जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति की उम्मीदवार या दूसरे राष्ट्रपति की चुनाव कराकर उनको पद पर न बैठाया जाए, तब तक ये उसी कार्यशैली में काम करते रहेंगे। और याद रखना, उस वक्त उनके कार्यशैली को उपराष्ट्रपति, जैसे हम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और एक जो है वो रखे हैं कि अगर हम हट जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे, लेकिन जब बातें आ जाएगी कि अब हमें हटाना है, उस वक्त मेरे हटने से पहले, अब ये नहीं कि हम हट गए तुरंत और तब तक वो बोलेंगे कि चलो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं। उस वक्त राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति भी नहीं करेंगे जब तक महाभियोग की प्रक्रिया, समझ रहे हैं मेरी बातों को? और कब तक हम रुकेंगे? जब तक कि दूसरी कोई पॉलिटी के टीचर आ ना जाए। जैसे ही वो आएंगे तब हम यहाँ होंगे। समझ में आ रहा है? तो सेम कंडीशन राष्ट्रपति का। कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कितने परसेंट साइन से स्टार्ट होता है, सिग्नेचर से स्टार्ट होता है? 25%, 1/4 से। साबित होता है क्या? 2/3 से। ठीक ना? तो ये पॉइंट को आपको क्या करनी है, लिखनी है। चलिए, इसमें लिखना है महाभियोग के बारे में। सदन के किसी सदन, संसद के किसी सदन, संसद मतलब पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन, सदन का मतलब हाउस, संसद के किसी भी सदन, सदन का मतलब हाउस, संसद के किसी भी सदन मतलब ये किसी भी सदन, या तो वो लोअर हाउस हो, लोअर हाउस को हम कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। और निम्न सदन कहा जाता है किसको? लोकसभा को। ठीक ना? संसद के किसी भी सदन, या तो वो लोकसभा हो या दूसरा क्या हो, राज्यसभा हो, इसको कहते हैं अपर हाउस, या इसको कहते हैं उच्च सदन। संसद के किसी भी सदन, किसी भी हाउस, या तो वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो, है ना, लोकसभा हो या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, के 1/4, 1/4 हस्ताक्षर या सिग्नेचर के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ हो जाती है। 1/4 हस्ताक्षर से क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद याद रखना, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट लगाने से पहले
इम्पीचमेंट लगाने से पहले, लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बतानी होती है। राष्ट्रपति को अवगत करानी होती है कि आप पर इम्पीचमेंट लगने वाला है, आप पर महाभियोग लगने वाली है। तो 1/4 मतलब 1/4 मतलब 1/4 के हस्ताक्षर से राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट क्या हो जाती है, महाभियोग क्या हो जाती है, लगना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी महाभियोग साबित नहीं हुआ है। साबित कब होगा? 2/3 से। किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, है ना, किसी भी सदन चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा के 2/3 सदस्य के बहुमत द्वारा, 2/3 के बहुमत द्वारा अभियोग लग जाती है। तो 1/4 के हस्ताक्षर के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ये दोनों लाइन ध्यान रखना, आपको 1/4 भी ऑप्शन देगा और 2 मतलब 2/3 भी आपका ऑप्शन देगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कह क्या रहा है, राष्ट्रपति की, अभी ये हो सकता है क्वेश्चन बना देंगे, आपको टेस्ट होने वाला है ना, कि अभी हम 3-4 दिन आप लोगों के समझ अब्सेंट रहेंगे। हम 4 या 5 को नेक्स्ट क्लास लेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली काम से, तो आपकी क्लास चलती रहेगी, ये नहीं बोल रहे हैं। हम 2-4 दिन नहीं दिखेंगे आप लोग, सैटरडे संडे तो ऐसे भी रहेगा, 2-3 दिन और, 4 या 5 को आ जाएंगे। तो लोकसभा हो या राज्यसभा, इसके 2/3 सदस्य के बहुमत द्वारा महाभियोग लग जाती है। लेकिन महाभियोग अगर एक सदन में पास हो गया, एक सदन में लग गई, तो फिर क्या वो चीजें क्लियर हो जाएगा? नहीं, अब वो दूसरे सदन में जाएंगे, है ना। एक सदन में महाभियोग लगने के बाद दूसरे सदन में जाएंगे, अगर दूसरे सदन में भी महाभियोग लग गया तो उनके पद को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि दूसरे कोई राष्ट्रपति न आ जाए, और उस वक्त उनके कार्यशैली को उपराष्ट्रपति भी, लेकिन ऐसे बीमार पड़ गए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहीं गए हैं, तो उनके कार्यशैली को कौन करेगा? चलिए अगला पॉइंट, एक सदन में एक सदन में एक सदन में महाभियोग लगने के बाद राष्ट्रपति दूसरे सदन में दूसरे सदन में जाएंगे। क्या वो खुद जाएंगे? नहीं, कागजी 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 बात जाएगा, कागज जाएगा। जाकर थोड़े बोलेंगे कि हम राष्ट्रपति हैं, हम अच्छे हैं कि खराब है, राष्ट्रपति थोड़े जाएंगे, उनके कागज जाएंगे, उनके वार्तालाप जाएगी, उनकी बातें जाएगी, है ना, उनके व्यक्ति जा सकते हैं। राष्ट्रपति जाकर थोड़े बोलेंगे ये वो, कुछ नहीं, वो तो राष्ट्रपति भवन में ही रहेंगे, ठीक ना। तो देखो, राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाएंगे, वहां भी कोई नए राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। एक सदन में महाभियोग लगने के बाद राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाएंगे, वहां भी महाभियोग साबित हुआ तो उन्हें ये पद छोड़नी होगी,
लेकिन वो पद पर कब तक बने रहेंगे? जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। और ये भी लिखना है, इस दौरान राष्ट्रपति के कार्य को उपराष्ट्रपति भी नहीं करेंगे। ठीक ना? उपराष्ट्रपति भी उनके कार्यशैली को नहीं दोहरा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्पीचमेंट की बात है। क्यों? क्योंकि ये महाभियोग की बात है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति खुद से नहीं हट रहे हैं, ये हटाया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसे मन कर दे कि हमें पद को छोड़ना है, तो वो 5 साल जरूरी नहीं है, वो 2 साल में भी अपने पद को, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर क्या हो सकते हैं? हट सकते हैं। लेकिन जब हटाया जाएगा, हम खुद से क्लास छोड़ सकते हैं तो अलग है। लेकिन हम जब खुद से क्लास छोड़ेंगे तो मेरे कार्यशैली को वो पढ़ा लेंगे, कर लेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ से हटाया गया तो फिर इसकी चीज ये होगी, वो ये जस्ट सेम चीजें हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले उनको अवगत करानी होती है कि मतलब राष्ट्रपति आप पर महाभियोग लगने वाला है? 14 दिन। महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है कितने हस्ताक्षर से? 1/4 मतलब 25%। साबित होती है मतलब बहुमत कितना होता है? 2/3 से, है ना? 2/3 से बहुमत क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। और इस दौरान राष्ट्रपति के कार्य को उपराष्ट्रपति भी क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति, है ना? अगर आपको थल सेना का है, जल सेना का है, वायु सेना का है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, है ना? अगर क्वेश्चन कहेगा संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं कार्यपालिका का, तो ये भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के 29 सदस्य, और इसके अलावा पुदुचेरी और दिल्ली के भी क्या है? विधानसभा इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं, है ना? तो ये सही बातों को आपने क्या किया? कंप्लीट किया। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये चीजें खत्म हो गई। अब अगला बार हम मिलेंगे तो जितने राष्ट्रपति आए हैं, मतलब राजेंद्र प्रसाद से लेकर लास्ट जो है द्रौपदी मुर्मू तक, क्रम लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। और राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख है ना? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी 2.5 लाख है। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख है ना? ये सभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है उनकी वेतन 2,80,000 है, 2,50,000 है ना? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, महान्यायाधीश का, अटॉर्नी जनरल का वेतन 2.5 लाख है। तो कितने कितने किसका किसका वेतन है वो सभी चीज भी लिखना है ना? तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, फिर 4 या 5 को हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना।